हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ का यूनिट 2, जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेबल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेबल सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल ही ब्रीफ मैनर में हम पढ़ेंगे और कह सकते हैं आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड एज वेल एज इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है। आई होप आपने वो सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मैं उस पर सारा अपना ये पीडीएफ और ये जितने भी लिंक्स हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ और कम्युनिकेशन भी मैं स्टूडेंट्स के साथ करती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है चैप्टर 2 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें इसका इंट्रोडक्शन गिवन है, उसमें गिवन है टैक्सेबल इवेंट। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर है, जीएसटी का जो हमारा आर्किटेक्चर है, सप्लाई उसका एक की स्टोन है, कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये सप्लाई, जिसका कॉन्सेप्ट पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम जीएसटी की स्टडी कर रहे हैं। तो अब सप्लाई से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं जो हमारे सीजीएसटी एक्ट यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो हमारा बना हुआ है, उसके चैप्टर 3 में हमको सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई का स्कोप गिवन है और वेरियस शेड्यूल्स, सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी शेड्यूल्स हैं वो भी हमें एक्ट में गिवन है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जिसमें बोला सेक्शन 7 में हमारा सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई को एक्सप्लेन करता है कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के रिगार्डिंग जो टैक्सेबिलिटी है वो। उसके बाद हमारे 3 शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल 1 में जितने भी मैटर्स होंगे, मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब इसमें वो सभी मैटर्स आएंगे जिनको हम सप्लाई की तरह ही ट्रीट करेंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, भले ही बिना किसी कंसिडरेशन के वो सप्लाई की गई हो या वो वो इवेंट किया गया हो, तब भी हम उसको सप्लाई ही मानेंगे। शेड्यूल 2 हमसे कहती है मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसे मैटर्स जो शेड्यूल 2 के अंडर आते हैं उनको भी हम सप्लाई की तरह ही ट्रीट करेंगे और वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के रिगार्डिंग होते हैं। शेड्यूल 3 की बात करूं तो ऐसी मैटर्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसको ना तो हम सप्लाई मानेंगे गुड्स की, ना तो हम सप्लाई मानेंगे उसको सर्विसेज की उसकी, तो ऐसे शेड्यूल 3 के अंडर हमारे ट्रांजैक्शंस गिवन है। तो बेसिकली ये एक एक शॉर्ट में उन्होंने बता दिया कि क्या क्या इसमें आप पढ़ोगे, सेक्शन 7 में क्या पढ़ोगे, सेक्शन 8 में क्या पढ़ोगे, शेड्यूल 1 में कैसी चीज़ें आएंगी, शेड्यूल 2 में और शेड्यूल 3 में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमारा क्या एक्सप्लेन करता है, मीनिंग और सप्लाई का स्कोप पढ़ाता है। तो सबसे पहले सप्लाई का मीनिंग जानेंगे, क्या होता है सप्लाई का मीनिंग। इन्होंने सबसे पहले बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को हम सप्लाई तब मानेंगे जब गुड्स एंड सर्विसेज की हम सेल कर रहे हो, जब गुड्स एंड सर्विसेज का हम ट्रांसफ़र कर रहे हो, जब गुड्स एंड सर्विसेज का हम बार्टर एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि गुड्स के बदले सर्विस, गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, इस टाइप का बार्टर सिस्टम बार्टर एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की जो है लाइसेंस के रिगार्डिंग रेंटल, लाइसेंस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या रेंट पे हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, लीज़ पर दे रहे हैं जिसको हम लीज़ भी बोलते हैं।
और ये हम पर्सन के कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दे रहे हैं। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि हम ये जो सप्लाई कर रहे हैं वो बिजनेस के पर्पस से कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे बिजनेस करना है। ठीक है, कि मैं अगर ए हूँ और मैंने छोड़ो, ए और बी की बात कर लेते हैं। ए अगर बी को गुड सोल्ड कर रहा है तो बी भी आगे किसी को देगा, उसको हम बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर बी ने वो खुद ही कंज्यूम कर लिया तो वो सप्लाई एक तरीके से फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो नहीं कहलाता। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ए ने बी को दिया, बी ने आगे सी को दिया, सी ने आगे डी को दिया, दैट इज बिजनेस। बी अगर हम बात करें पॉइंट नंबर बी की, मीनिंग ऑफ सप्लाई के अंदर आता है जो importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business, यानी कि हम यहाँ पे सर्विसेज का इम्पोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमने कोई सर्विसेज इम्पोर्ट कराई। इम्पोर्ट का इन द सेंस कि मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने एक न्यू मशीनरी परचेज करी है। ऑल राइट, तो अब वो जो मैंने न्यू मशीनरी परचेज़ करी है वो मैंने किसी अब्रॉड कंट्री से परचेज़ करी है। फॉर एग्जांपल मैंने जापान की एक कंपनी से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीनरी लाई। तो अब उस मशीनरी को ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मैं किससे ले रही हूँ? ऑब्वियसली उस जापानीज़ कंपनी के जो भी ट्रेनर्स हैं उनसे ले रही हूँ। तो एक तरीके से हमने उन ट्रेनर्स से अपने इंडियन ट्रेनर्स को जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें उनको ट्रेनिंग दिलवाई। एक तरीके से हमने उनकी सर्विसेज ली। तो एक तरीके से ये क्या है? सर्विसेज का इम्पोर्टेशन है फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि वो जो लोग आएंगे, जो लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं ऑपरेटर्स, उनको अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं उनको कुछ पे तो करूँगी ना, ऐसी फ्री में तो मुझे सर्विसेज नहीं मिल जाएंगी। तो कंसिडरेशन ज़रूर मिलेगा, और कह सकते हैं कि मिले ना भी मिले। और तो ये भी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस भी क्या है? एक तरीके से सप्लाई है। और इसमें इन्होंने बोल दिया कि भले ही इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन अगर आपने सर्विस इम्पोर्टेशन करवाया है तो ये सप्लाई के अंदर ही हम काउंट करते हैं। नंबर थर्ड, द एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो देखो शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था? शेड्यूल 1 में ऐसे मैटर्स को हम एज अ सप्लाई ट्रीट करते हैं जो बिना किसी कंसिड्रेशन के हुए हों। बिना किसी कंसिड्रेशन का मतलब कि मैंने आपसे कुछ लिया लेकिन मैंने आपको कुछ बदले में नहीं दिया। तो बिना कंसिड्रेशन के जब कोई एक्टिविटी हो तो वो भी सप्लाई ही कहलाती है शेड्यूल 1 के अंतर्गत। उसके बाद डी, द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में भी जैसे कि हमने बताया कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम गुड्स और सप्लाई, गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी सप्लाई ही कहलाते हैं, सप्लाई के मीनिंग में ही आते हैं। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 हमसे क्या बोलता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो अब ये जो अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े ABCD वाले, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 वाले, इसके अलावा इन्होंने बात करी पहला कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो शेड्यूल 3 में आए। देखो शेड्यूल 3 में मैटर और ट्रांजैक्शन जिसको हम ना सप्लाई मानेंगे, ना ही सप्लाई गुड्स की मानेंगे, ना ही सप्लाई सर्विस की मानेंगे। तो नोट विद स्टैंडिंग का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे मैटर्स जो सप्लाई के मीनिंग में हम सप्लाई उसको नहीं मानेंगे। तो हमने यही देखा ना 3rd वाली शेड्यूल में क्या लिखा है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको ना तो हम गुड्स की सप्लाई मान रहे हैं, ना ही हम उसको सर्विसेज की सप्लाई मान रहे हैं, तो वो हमारे सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में आएंगे। और बी पॉइंट क्या कहता है कि हम इसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या? सच एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी कर रही है, और और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इस तरीके की एक्टिविटी को
ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाएगा और ना ही सर्विसेज की सप्लाई माना जाएगा। तो ए और बी पॉइंट हमको ये बताते हैं कि इस तरीके का अगर कुछ होगा तो वो सप्लाई हम उसको नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 की। तो इसमें भी बताया कि सब्जेक्ट टू सब, अभी हमने देखो दो सेक्शन सब सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं। हमने सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 भी पढ़ लिया, हमने सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 भी पढ़ लिया। तो अब इसके अलावा आता है हमारा सेक्शन 3। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशन, काउंसिल का मतलब यहाँ पे है जीएसटी काउंसिल, ये बात ध्यान रखना। तो जीएसटी काउंसिल अगर कुछ रिकमेंड कर रहा है या गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशन कर रही है या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन डाला कि हम इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो वो भी हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। अब एट द एंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सप्लाई मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई टैक्सेबल अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब हमें कुछ पैरामीटर्स गिवन है, उसके टर्म्स में हम इस टैक्सेबल सप्लाई या सप्लाई का स्कोप या सप्लाई का मीनिंग हम समझ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला नंबर 1 कि सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कि भाई अगर सप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन होना ज़रूरी है या होना चाहिए, राइट। नंबर 2 सप्लाई अगर हो रही है तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए, कि आप सप्लाई कर रहे हो तो वो आगे भी, जैसे ए ने बी को दिया तो बी आगे सी को सप्लाई करेगा, तो एक बिजनेस के पर्पज से होनी चाहिए। नंबर 3 सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ऑब्वियसली हमने जब एक रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था जीएसटी में, तो हमने यही तो पढ़ा था कि ये जीएसटी में ये पर्सन लायबल हैं, इनको टैक्स भरना है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या, जिसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई, और जो सप्लाई है वो ऑब्वियसली टैक्सेबल सप्लाई है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कुछ लिमिट में हमने पढ़ी थी, एग्रीगेट टर्नओवर हमने पढ़ा था, तो उस तरीके की सप्लाई जब हमने रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। चलिए लेट अस एनालाइज द टर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज एज डिफाइंड अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग हमें गिवन है। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव करा सकते हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, दैट इज गुड्स। सर्विस का मतलब क्या, एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी कि गुड्स के अलावा कुछ भी वो सर्विस है। अब इसमें एक्सक्लूड क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया। इन्होंने बोला कि मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, सिक्योरिटीज़ जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, जिसको हम डिबेंचर्स बोलते हैं, लाइक ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ये भी ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज हैं। तो अब इन्होंने गुड्स में क्या इंक्लूड किया, इन्होंने गुड्स में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया, और इन्होंने गुड्स में ग्रोइंग क्रॉप्स, कि भाई अगर कोई क्रॉप्स उग रही है, ग्रो हो रही है, ग्रास ग्रो हो रहा है, या और इन्होंने बोला फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो ग्रोइंग क्रॉप्स हो गए या ग्रास एंड थिंग्स, जो भी किसी भी हमारा कोई ज़मीन है, ज़मीन के पार्ट पे ये सारी चीज़ें उग जाती हैं, घास वगैरह, तो विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई से पहले ही, और या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई है, वो सब गुड्स के अंदर आ जाता है। और सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, मनी का यूज़ हो रहा है, या कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड, तो ये टाइप की हमारी सर्विसेज होती हैं। अब देखो एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, है ना, कि अगर कुछ सप्लाई हो रहा है, चाहे गुड्स के अलावा या सर्विसेज के अलावा अगर कुछ सप्लाई होता है, तो वो सप्लाई के स्कोप से बाहर है। यानी कि यहाँ पे अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ गुड्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं, और हम सिर्फ सप्लाई
सर्विसेज की सप्लाई की बात कर रहे हैं, बस इसके अलावा हम किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। तो नाउ वी विल एनालाइज द वेरियस इलस्ट्रेटिव मोड्स ऑफ सप्लाई मेंशन्ड इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। तो इन्होंने सबसे पहले हमको बोला सेल एंड ट्रांसफ़र। क्या होता है सेल, क्या होता है ट्रांसफ़र? देखो अभी हमने जब पढ़ा था, ये देखिए जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका आंसर का ए पॉइंट देखिए आप। ए पॉइंट में हमने लिखा है ना सबसे पहले कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, सेल हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, बार्टर एक्सचेंज। तो अब हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। तो सेल एंड ट्रांसफ़र की बात हो रही है। अर्लियर पहले क्या होता था, वैट लेवी होता था, मतलब वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता था स्टेट के द्वारा। हमने वैट के बारे में भी पढ़ा हुआ है ना, स्टार्टिंग की वीडियोस मैंने वैट के ऊपर ही बनाई थी। तो पहले क्या होता था, वैट लगता था, स्टेट लगाती थी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम बोलते हैं, कि गुड्स की सेल करोगे तो वैट लगेगा, है ना। या फिर इन्होंने बोला कि विच वॉज डिफाइंड अंडर मोस्ट स्टेट वैट लॉज एज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कि लाइक आप अगर कोई प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, यानी कि ऑब्वियसली पैसा तो मिलेगा, कुछ भी आप बेच रहे हो तो वो सब वैट के अंतर्गत आता था। तो अंडर द CGST एक्ट, जो ये हमारा GST का एक्ट आया, इसमें ऑल्दो सेल हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। सेल को हम क्या मानते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ सप्लाई है। लैविएबल टू GST, उस पर भी GST लगेगा। तो द डेफिनेशन, मतलब कोई भी तरीके की अगर सप्लाई हो रही है या सेल हो रही है तो उस पर GST लगेगा। तो द डेफिनेशन ऑफ सेल हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड। फर्दर द टर्म ट्रांसफ़र विच हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, सेल की जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइड नहीं की गई, और जो ट्रांसफ़र वाली जो टर्म यूज़ करी हमने वो भी हमारी एक तरीके की सप्लाई है, और उसको भी डिफाइन नहीं किया गया। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टूड दीज टर्म्स। ठीक है, बार्टर एंड एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बार्टर का मतलब क्या, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया कि जब एक नई कार की कीमत 5 लाख है, इस परचेज इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड कार। ठीक है, आपके पास पुरानी कार है और आपने नई कार परचेज करनी है, तो इन्होंने बोला ओल्ड कार अलॉन्ग विद द मॉनिटरी कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख पेड फॉर सेड परचेज, है ना। तो एक तरीके से आपने एक्सचेंज कर ली, 5 लाख की कार थी, 4 लाख की आपके पास पुरानी थी, वो आपने दे दी, 1 लाख ऊपर करके आपने एक तरीके से बार्टर एंड एक्सचेंज बोलते हैं जिसको हम। बार्टर अलग चीज़ है, एक्सचेंज अलग चीज़ है। तो बार्टर सिस्टम में तो गुड्स के बदले गुड्स, ऐसा टाइप से होता था। एक्सचेंज में भी एक तरीके से यही सब है। तो वाइल बार्टर में डील विद द ट्रांसफर विच ट्रांजेक्शन विच ओनली इंक्लूड एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, ऐसी ट्रांजेक्शन होती थी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे। और एक्सचेंज में कवर अ सिचुएशन वेयर द गुड्स आर पार्टली पेड फॉर इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी, है ना। अच्छा, तो देखो बार्टर में क्या है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ एक्सचेंज किया, लेकिन एक्सचेंज वाले सिस्टम में क्या है कि आप, जैसे अब इन्होंने देखो कार वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, कार वाले एग्जाम्पल में आपने 4 लाख वाली अपनी पुरानी कार दी, शोरूम में गए और 1 लाख ऊपर से दिया, यानी कि आपने 4 लाख के गुड्स भी दिए, एक तरीके से अपनी कार भी दी, और 1 लाख मनी भी दी। तो पार्टली आपने गुड्स पे करे, पार्टली आपने मनी पे करी, उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो व्हेन देयर इज अ बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम एक्टिविटी कंस्टिट्यूट सप्लाई एज वेल एज कंसिडरेशन। तो जब आप बार्टर भी करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज भी करते हो, तो दैट इज़ वो भी सप्लाई होता है। और अगर आप किसी तरीके एक्सचेंज करते हो तो वो भी सप्लाई होता है। अब इन्होंने बोला बाय मेकिंग अ स्पेसिफिक इंक्लूजन इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, जितने भी बार्टर्स होंगे या जितने भी एक्सचेंजेस होंगे वुड बी लेविएबल टू GST, मतलब उन पे GST भी लगेगा। बार्टर का भी देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि व्हेन अ डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिकल कंसल्टेंसी टू अ बार्बर, देन मेडिकल कंसल्टेंसी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द डॉक्टर। कि भाई डॉक्टर ने एक बार्बर को, बार्बर कौन होता है, नाई होता है ना, जो बाल काटता है, उसको
मेडिकल कंसल्टेंसी दी, यानी कि एक तरीके से जैसे कह सकते हैं ना, हाँ, कि भाई बाबा की कोई हेल्थ इशू होगा, उसने अपने डॉक्टर से डॉक्टर से वैसे ही इशू आई मीन जिक्र किया, और डॉक्टर ने उसको कंसल्ट किया कि आप ऐसा करो ऐसा करो। और जब बार्बर ने फिर डॉक्टर के हेयर कट करे, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, इट इज़ अ कंसिडरेशन फॉर द हेयर कट बाय द बार्बर। तो पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अपनी सर्विसेज दी, बात ख़त्म। तो ये है बार्टर। नंबर थर्ड, लाइसेंस, लीज, रेंटल एक्सेट्रा। ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा था। लाइसेंस, लीज, रेंटल ऑफ गुड्स were earlier treated as service where the goods were transferred without transfer of right to use। तो ये जो लाइसेंस होता है, लीज होता है, या गुड्स का रेंटल होता है, पहले हम इसको सर्विस की तरह ट्रीट करते थे। जब हम गुड्स ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको राइट टू यूज़ का ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। इफेक्टिव possession and control over the good and were treated as sales where the goods were transferred with the transfer of right to use। अब देखो, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो बातें यहाँ पे बोली। इन्होंने पहली बात बोली कि लाइसेंस, लीज और रेंटल गुड्स का, इसको पहले हम सर्विस की तरह ट्रीट करते थे। और ऐसा हम कब करते थे, जब हम गुड्स का ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन हम राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। मतलब हमने गुड्स तो दे दिए, ये लो जी रख लो, लेकिन हमने उसको यूज़ करने का हक नहीं दिया, है ना। और अगर हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है, अगर हम अपने गुड्स का ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और साथ में राइट टू यूज़ का भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि भाई हाँ, मैंने तुम्हें गुड्स दिए, तुम इसको यूज़ भी कर लो, इसका अधिकार भी मैंने तुम्हें दे दिया, तो उस चीज़ को हम सेल्स बोलते हैं। तो लेकिन जीएसटी रिजाइम में क्या है, जीएसटी रिजाइम में इस तरीके के लाइसेंस, इस तरीके की लीज, इस तरीके के रेंटल्स ऑफ गुड्स, चाहे वो राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र किया हो, चाहे राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र ना किया हो, दोनों ही केस में उसको हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे नो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन सच सप्लाई, यानी कि हमने सिर्फ एक कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। टाइटल का मतलब ये होता है कि हमने एक तरीके से बेचा नहीं है, हमने तो सिर्फ ट्रांसफ़र किया है, और हमने चाहे राइट टू यूज़ दिया हो, राइट टू यूज़ ना दिया हो, हम दोनों ही केसेस को सप्लाई मानेंगे सर्विस की, और इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को हम सप्लाई ही मानेंगे, जो कि हमारे CGST एक्ट शेड्यूल 2 में गिवन है। नंबर 4 आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब, मैंने आपको कुछ दिया, आपने बदले में मुझे कुछ दिया, वो जो बदले में आप मुझे दे रहे हो वही तो कंसीडरेशन है ना मेरा। तो वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन है सप्लाई ऑफ गुड्स की या सप्लाई ऑफ सर्विस की, कि दैट अ सप्लाई इज़ मेड फॉर अ कंसीडरेशन, कि अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो तो आप कंसीडरेशन के लिए कर रहे हो, आपको कुछ मिलेगा, आप इसलिए सप्लाई कर रहे हो। तो हाउ एवर कंसिडरेशन डज नॉट ऑलवेज मीन्स मनी। कंसिडरेशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता, इट कवर्स एनीथिंग। जैसे कि अभी हमने बार्बर और डॉक्टर वाला केस पढ़ा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन एक दूसरे को मिल रहा ना। अगर डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, तो बार्बर भी तो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बाल काट के, हेयर कट करके, तो दोनों ने एक दूसरे को अपने कंसिडरेशन दिया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पैसा ही कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन हो सकता है एक्सचेंज, अभी हमने पढ़ा वही सब। तो अ कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई, इट कैन ऑल्सो बी मेड बाय अ थर्ड पर्सन। इसका मतलब ये है कि मान लो ए और बी ने एक दूसरे को सप्लाई किया, लेकिन सी ने पेमेंट करी ए को, तो इस तरीके के कंसिडरेशन को भी हम कंसिडरेशन ही मानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो इसको एग्जाम्पल से समझो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि ऋषभ बाय अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज़। ऋषभ ने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और 1 साल बाद उसने कार डीलर को वो कार बेच दी। तो अब जब ऋषभ ने ये सेल करी कार की कार डीलर को, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि सप्लाई इज़ नॉट मेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि
ऋषभ ने जब ये कार डीलर को बेची तो एक तरीके से कह सकते हैं ये बिजनेस के पर्पज से नहीं बेची। समझेंगे इस पॉइंट को और अच्छे से। जैसे इन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन एक फेमस एक्टर हैं, पेंट्स सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। उन्होंने पेंटिंग पेंट करी कोई और उसको बेच दिया, और जो भी उसमें से कंसिडरेशन मिला बेचने पर, जो भी मिला पैसा, उन्होंने वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। तो द सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई इवन दो इट इज़ अ वन टाइम अकरेंस। अब इन्होंने क्या बोला, इस तरीके की जो सप्लाई होगी वो एक तरीके से वन टाइम अकरेंस है और इसको हम सप्लाई मानेंगे। समझेंगे इस पॉइंट को और अच्छे से। देखो इन्होंने बोला कि जीएसटी इज इजेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, है ना, कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स पर लेवी होता है जो ट्रांजेक्शन कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं। कमर्शियल का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसी जो फ़ायदे के लिए किए जाएँ, बिजनेस के लिए किए जाएँ। तो हैंस ओनली दोज सप्लाई दैट आर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, मतलब ऐसी ही सप्लाई को हम सप्लाई मानेंगे जो बिजनेस के लिए की जाए। तो रिजल्टेंटली एनी सप्लाई मेड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। अगर आपने कोई चीज़ अपने पर्सनल के लिए ख़रीदी है तो वो कमर्शियल नहीं है और वो सप्लाई भी नहीं कहलाएगी। अब ऋषभ वाले केस में हमने यही तो पढ़ा कि ऋषभ की जो वो कार थी वो तो उसने अपने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी थी, कोई कमर्शियल यूज़ के लिए थोड़ी ना ख़रीदी थी। क्या ऋषभ ने ये थोड़ी ना सोचा था ये ख़रीदने से पहले कि मैं इसको आगे और बेचूंगा, है ना। तो ये एक पर्सनल यूज़ के लिए उसने ख़रीदी। तो ऋषभ के द्वारा जो वो बेची गई कार थी वो क्या थी, एक तरीके से उसका जब वो ख़रीदी थी उसने तो पर्सनल यूज़ के लिए थी और उसने एक साल बाद बेच दी, हो सकता है वो बोर हो गया है वॉट एवर, तो उसका कोई जो इंटेंशन था वो कमर्शियल नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसीलिए अब देखो उसने बेची किसको, कार डीलर। अब कार डीलर क्यों खरीद रहा है ऋषभ से वो कार, ओब्वियसली कार डीलर को तो वो आगे बेचनी है और फ़ायदा कमाने के लिए, है ना। तो कार डीलर के लिए वो एक तरीके से जब वो कार डीलर आगे किसी को बेचेगा तो उसके लिए तो वो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन ऋषभ ने जो कार डीलर को दिया वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन की अगर हम बात करें, हमने टैक्सेबल पर्सन का जिक्र किया था। तो अगर सप्लाई की जा रही है जीएसटी को अट्रैक्ट करने के लिए तो वो शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ऑब्वियसली ऐसा पर्सन जो जिसको टैक्स का भरना है गवर्नमेंट को। Hence, a supply between two non-taxable person does not constitute taxable supply under GST. ऐसे दो पर्सन जिसके बीच में सप्लाई हो रही है और वो दोनों ही पर्सन नॉन टैक्सेबल पर्सन है, वो टैक्स नहीं भर रहे, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी के अंदर, तो ऐसी तरीके की सप्लाई को हम टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानते जीएसटी में। और द रिस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग अ टैक्सेबल पर्सन इज ओनली ऑन द सप्लायर वेयर एज द रिसिपेंट कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। जैसे इन्होंने बोला देर इज़ नो कंडीशन दैट सप्लाई नीड टू बी मेड टू अनदर पर्सन दैट इज सप्लाई मेड टू सेल्फ आर ऑल्सो टैक्सेबल। अच्छा जी, मतलब अगर आप खुद को भी कर रहे हो तो भी वो टैक्सेबल ही होएगी। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन होता क्या है, कौन होता है ये टैक्सेबल पर्सन। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला, जो मैं आपको बहुत देर से बोल रही हूँ, कि वही पर्सन जो रजिस्टर्ड है, वही पर्सन जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, जो हमने रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में पढ़ा था, वही पर्सन ही तो टैक्सेबल पर्सन होगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो और वो लाइबल है रजिस्टर्ड होने में, अभी तक उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन वो लाइबल ज़रूर है। हमने पढ़ा था ना लाइबल कौन होता है, जिसकी टैक्सेबल सप्लाई आई थिंक हमने दो केसेस पढ़े थे, 20 लाख और 40 लाख वाला, 10 लाख और 20 लाख वाला केस रजिस्ट्रेशन वाले में, तो वो लाइबल होता है, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन ही कहलाते हैं। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, टैक्सेबल सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो अगर टैक्सेबल ऐसी सप्लाई जो जीएसटी को अट्रैक्ट करे वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है। तो टैक्सेबल सप्लाई को बोला कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जिसमें जीएसटी लेवी हो और एग्जेम्पशंस में बी प्रोवाइडेड टू द स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज और टू अ स्पेसिफाइड कैटेगरी
ओबियसली ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं, ऐसी सप्लाई भी हो सकती है जिसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी हो, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है चलो इस तरीके की सप्लाई पे हम टैक्स नहीं लेंगे, हम जीएसटी नहीं लेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। अब इन्होंने बोला ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।